सो वी नीड टू फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर रीजन तक में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी वेक्टर विच इज़ नॉट गिवन टू अस। सो वी नीड टू इवैल्यूएट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। तो अपन किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए और अपन को बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन ने क्या पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, सो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ लूप, यहाँ पे लूप तो नहीं है बट मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द फ्लक्स इफ स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, अब एक काम कीजिए आप, ये जो नंबर अपन ने निकाला इस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं अपन। सो नेगेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट नंबर एंड वी आर लेफ्ट विथ डी बी बाई डी टी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरह से किसी भी स्मॉल आर पे इंड्यूस होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गोइंग टू इंड्यूस इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन एट एनी स्मॉल आर डिस्टेंस। ओके, और ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है दैट इज लेस देन कैपिटल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अपन ट्रैवर्स करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विच इज़ नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज़ 2 पाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखनी है तो माइनस से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, और इस नंबर को उधर डिवाइड करेंगे तो बचेगा स्मॉल आर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय डी बी बाई डी टी, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय आर कैप क्रॉस बी कैप। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है कैसे आएगी, आर कैप क्रॉस बी कैप से आएगी, अपन पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अपने पास आ चुका है। अब बात करते हैं अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी इक्वल टू पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस केस की अपने को बात करनी है तो वापस से अपने को सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी टाइम्स द फ्लक्स एसोसिएटेड। तो इस बार जो फ्लक्स है वो पूरे कैपिटल आर रीजन तक का लिखना पड़ेगा, और कैपिटल आर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ओके, और वापस वही काम अगर अपन करेंगे मतलब आपको वापस से माइनस ई टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस की इक्वेट इसको करना पड़ेगा, और डी एस की वैल्यू आपको कितनी लिखनी पड़ेगी 2 पाई स्मॉल आर। तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुआ है किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर टाइम्स डी वी बाई डी टी एंड आर कैप क्रॉस बी कैप। तो ये दोनों केस अपने सॉल्व हो चुके हैं। तो बस यही था, सिंपल सी चीज़ है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, और चेंजिंग फ्लक्स है तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन से दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ऑल राइट, अब बात करते हैं अपन पहले इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अपने पास में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बार अपने को ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, कितना है माइनस बी नॉट टी के कैप है। ओके, एंड बोर्ड के प्लेन के अंदर क्या है माइनस के कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और अब अपन ने क्या किया, पॉइंट ओ से 2 टाइम्स कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा जिसका चार्ज कितना है प्लस क्यू, और इसको अपन मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी, अज्यूमिंग दैट पॉइंट पी इज लोकेटेड एट 0,0। तो अपन पॉइंट पी को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से कितना वर्क होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जिसकी वजह से एक कंप्लीट लूप में किया जाने वाला जो वर्क है वो नॉन जीरो हो, दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन ने बोला अपना पार्टिकल जो है यहाँ से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जा चुका था, और अब अपना पार्टिकल जो है दैट वाज ट्राइंग टू मूव अहेड बाय डी एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला स्मॉल आर, और इस पॉइंट पे लगने वाला जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो टेंजेंशियली इंड्यूस होता है, अपन बता चुके हैं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर। डी बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट है, अपन वहाँ से देख सकते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ये आ चुका है, डायरेक्शन अपन लिख ही चुके हैं। तो केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पर इतना फोर्स लग जाएगा, अज्यूमिंग दैट द एंगल बिटवीन डी एक्स एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो वर्क निकालना है सिंपली अपने को, तो दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस एंड इनका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। सो वी कैन से दैट क्यू टाइम्स
capital R square B naught divided by 2 times the small r. This is multiplied by dx and this is further multiplied by cos theta, which is nothing but 2 capital R divided by small r. अब इस 2 से ये 2 कैंसिल करना है अपने को, और dx की लिमिट अगर मैं डायरेक्ट लगाना चाहता हूँ तो कहाँ से कहाँ लगाऊंगा मैं, 0 से लेके इन्फिनिटी, अज्यूमिंग दैट दिस इज 0,0, और आगे की तरफ आप ले लीजिए एक्स एक्सिस को, डजंट मैटर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स को अगर हटा दिया जाए फिलहाल, केवल फोकस करते हैं अपन स्मॉल आर स्क्वायर पे, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वेरिएबल. तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 4 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो न्यूमिनेटर में क्या क्या है अपने पास में, क्यू बी नॉट कैपिटल आर क्यूब एंड डी एक्स. तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और लिमिट्स आपको लगानी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक. तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2 एंड tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0. तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व. तो बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की. तो अपने पास में एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है. कंडक्टिंग रॉड के दो एंड्स क्या हैं, ए एंड बी है, और अपने से बोला जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड ए बी. तो कैसे करना है यार, अपन क्या करेंगे, किसी भी थीटा पे गए, स्मॉल आर पे गए, और यहाँ पे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया है, और कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है वेक्टर फॉर्म में, -b0t k कैप, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में. सो लेट्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई डैश, और ई डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल आर बाय 2 टाइम्स dB/dt, और dB/dt की वैल्यू कितनी है, b0 है. तो ये मैंने लिखा है सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. ये एंगल अपन ने थीटा अज्यूम किया है, तो ये एंगल भी कितना हो चुका है, थीटा हो चुका है. तो इसका एक कंपोनेंट आप इधर करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ व्हाट, b0 स्मॉल r बाय 2 का cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d बाय स्मॉल r. सो दिस इज़ b0 d/2. अब यार ये है कंडक्टर, और अपन जानते हैं कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम कितना होता है, 0 होता है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ भी आना चाहिए, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी b0 d/2. और अपन जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट. तो अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी लोअर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव है वो अपने पास आ चुका है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ते हैं वो क्या है कि पोटेंशियल एट ए, ओके, सो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी किसका, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का. तो ये चीज़ अपन ने वहाँ पे भी की थी. और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंजर्वेटिव इस तरफ, और अपन जा रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ जाने से पोटेंशियल शुड बी इंक्रीज बाय मैक्सिमम अमाउंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल हो चुका है पाए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज़ b0 d/2. डी एस कितना है, लेंथ ऑफ रॉड है 2l एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री. तो कॉस 180 से ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा बी अपने पास कितना आ चुका है, b0 dl, एंड दिस इज इक्वल टू vb माइनस va. अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये सब अपन इन डेप्थ पढ़ चुके हैं इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोर्स. बात करते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन की. तो देखो ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है. यहाँ पे क्या है, एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, और इस रॉड को किसी भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपन घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड गिवन दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है. रॉड की लेंथ आप ले लीजिए स्मॉल है, और यू नीड टू फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन दिस रॉड. तो इस रॉड में इंड्यूस होने वाला EMF निकालना है. नाउ यू विल बी वंडरिंग कि यार कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप एक रॉड को रोटेट कर रहे हो और EMF इंड्यूस हो जाएगा. येस, EMF इंड्यूस होगा, बट वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि उसको अपन रियल लाइफ सिनेरियोज में नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट होगा तो सही इंड्यूस. और JEE एडवांस जैसे एग्जाम में कई बार अप्रॉक्सीमेशंस नहीं दिए जाते हैं, तो अपने को हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. तो इस रॉड में इंड्यूस होने वाला EMF अपने को निकालना है. तो यार वापस से कंडक्टिंग रॉड है, तो क्या होते हैं कंडक्टिंग रॉड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस से किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है. तो यहाँ से किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लगा सकते हैं अपन, m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर. और आगे की तरफ कितना फोर्स लेगा फिर इस पर, तो देखो क्या होता है, मोशनल EMF कैसे इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, बिकॉज
pseudo force is acting on this electron causing this electron to move in this direction, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी वापस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में. लेट्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी बोल देते हैं इसको. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से आएगा. एंड मोशनल ईएमएफ में अपन क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम तक जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना हो जाए, 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज E टाइम्स E. तो ये फोर्स का क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. और दोनों को अगर अपन इक्वेट करेंगे तो E टाइम्स E इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, सो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाय E. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस at which this electron is located, and again this is the electronic charge. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं. तो ये तो आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी इसकी वजह से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वापस तो यार ये वाला फॉर्मूला कितना हैंडी है आप देख सकते हैं. तो इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नहीं तो इन चीज़ों में दिक्कत आती है ना. तो आपको याद क्या रखना है, याद हरदम यही फॉर्मूला रखेंगे अपन कि देखो इस पॉइंट को अपन ने बोला अगर A और इसको बोला B, तो वापस से मैं कह रहा हूँ कि VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम A टू B. ये काम अपने को करना है. तो दैट इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, नेगेटिव साइन के साथ में इंटीग्रेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r. सो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ. तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट. अपन कह रहे हैं VB माइनस VA. सो VB माइनस VA, तो अपने को A से B जाना है. A से B जाना है तो अपना जो dr वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा. तो इस तरफ होगा अपना dr वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल कितना हो चुका है, 0 डिग्री. तो cos 0 इज़ 1. लिमिट्स ले आएंगे 0 से लेके स्मॉल l तक. तो क्या आएगा अपने पास में, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर. सो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और यहाँ नेगेटिव साइन में नहीं लगा रहा हूँ, ये तो है द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू इतनी है. और पोलैरिटी की अगर आप बात करेंगे तो V क्रॉस B डॉट DL के हिसाब से तो अपन देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है. तो V क्रॉस B डॉट DL हिसाब से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते. तो एंड A इज़ एट अ हायर पोटेंशियल देन एंड B. तो अपन कह सकते हैं इस रॉड में EMF इस तरीके से इंड्यूस होगा. इस तरफ तो है एंड B और इस तरफ है एंड A. तो ये हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व. तो अपन ने अभी तक 1, 2, 3 एंड 4 इलस्ट्रेशंस देख चुके हैं अपन अभी तक, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दिस. काम की चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपन इस रॉड को घुमा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है. ओके, तो बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन की फ्रॉम EMI चैप्टर. तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन. तो अपने पास में एक आर्बिट्ररी शेप का एक कॉइल है, ठीक है. और ये जो कॉइल है ये अभी ओपन सर्किट है, फिलहाल ये ओपन सर्किट है. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम t इक्वल टू 0 पे आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सर्किट. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे अपन ने सर्किट को क्लोज कर दिया. जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे वो एक्सटर्नल EMF कनेक्ट हो जाएगा. और एक्सटर्नल EMF कनेक्ट होते ही यहाँ से एक I करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. दैट इज I करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकलना स्टार्ट हो चुका है. और ये जो I है इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा. मतलब इस सर्किट में जो आउटवर्ड फ्लक्स है दैट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज. एंड फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी कैन से दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग लूप or coil, there is an induced EMF, and the polarity of induced EMF will be followed by Lenz's law, which is nothing but a restatement of the conservation of energy. तो आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कम हो. सो दिस शुड बी द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. और ये जो पूरा फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. तो अगर अपन बात करें फ्लक्स की, तो अपन ने बोला कि आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. तो फ्लक्स किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है. तो अपन कह सकते हैं फ्लक्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके. और इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को आप यहाँ से हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा कैपिटल L, विच इज़ कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. और जो फिनोमेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ.
आउटवर्ड फ्लक्स को कम करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस होगा रिवर्स पोलैरिटी का, दैट विल ट्राई टू डिक्रीज द आउटवर्ड फ्लक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो फाई है, इस फाई की वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है अपने को। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना है, फ्लक्स इज एल आई, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होता है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्शन अपन बोलते हैं ना, कई क्वेश्चंस में अपन ने बोला है कि नेग्लेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो नेग्लेक्ट करने का मतलब है अपन इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यही होता है सेल्फ इंडक्शन, और कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो यार ये तो चीज़ अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि देखो, जैसे मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे करंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ करंट बढ़ने का मतलब क्या हो चुका है, डी आई बाई डी टी इज़ पॉजिटिव। तो अब ऊपर मैंने क्या किया है, दो सर्किट एलिमेंट्स लिए हैं, इंडक्टर, तो दो इंडक्टर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और क्या होता है इंडक्टर, तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंडक्टर। सो इट इज़ अ सर्किट एलिमेंट विच इज़ डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे कोई भी इंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल देयर इज सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल एल, और अगर मैं इसका मॉड लूँ तो कैपिटल एल जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी का मॉड, है ना। ये चीज़ अपन कह सकते हैं। डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है नेगेटिव वो चीज़ छोड़ो, आप तो ये देखो अगर एल ज़्यादा होगा तो डी आई बाई डी टी कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल एल और लगा दूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे एक इंडक्टर और ऐड कर दूँ, तो व्हाट इज़ इंडक्टर, इट इज़ द सर्किट एलिमेंट विच इज़ डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस। एक इंडक्टर और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल बढ़ जाएगा। कैपिटल एल बढ़ने का मतलब क्या हो चुका है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम विल डिक्रीज। जो चेंज हो रहा था ना करंट टाइम के साथ, मान लो कि जब यहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल इंडक्टर नहीं लगाया तब डी आई बाई डी टी की वैल्यू थी 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब अपन ने एक्सटर्नल इंडक्टर लगा दिया 4 हेनरी का, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो है वो 0.5 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगी। और हेनरी क्या है, हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ द इंडक्टर। तो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, और 1 हेनरी जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं दो सर्किट एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए इंडक्टर्स। तो ऊपर वाला जो केस है उसके अंदर क्या है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है और करंट की डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी है। तो इंडक्टर का काम क्या होता है, टू अपोज द चेंजेस इन इट्स ओन सर्किट। तो आगे वाली डायरेक्शन में जाने वाला जो करंट है वो बढ़ता जा रहा है, तो दिस इंडक्टर विल ट्राई टू डिक्रीज दैट करंट बाय क्रिएटिंग अ पोलैरिटी लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इंड्यूस होगा ई एम एफ विच इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और जो डी आई बाई डी टी है उसको हरदम अपन को विथ साइन सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो अपन अगर बोलें कि मैं कह रहा हूँ वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये नेगेटिव ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हरदम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय मैक्सिमम अमाउंट। तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बाय मैक्सिमम अमाउंट। ओके, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, मतलब आगे की तरफ जाने वाला जो करंट है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। सो दिस इंडक्टर इज गोइंग टू सपोर्ट दैट करंट बाय क्रिएटिंग एन ई एम एफ ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, जिसका ई एम एफ कितना होगा, ई एम एफ इज गोइंग टू बी माइनस एल डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो ये पूरा नंबर हो चुका है पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूँ वी बी माइनस वी ए की, तो वी बी माइनस वी ए की अगर मैं बात करूँ तो दिस शुड बी माइनस एल डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी को आपको विथ साइन सब्सटीट्यूट करना है। तो दिस टाइम पॉइंट बी इज़ एट अ हायर पोटेंशियल, और पहले क्या था, पॉइंट बी वॉज एट अ लोअर पोटेंशियल। तो यही काम करता है इंडक्टर। अब एक बहुत ही सिंपल से इलस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास में दो एंड्स है, सिमिलरली पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो एंड्स है, दो एंड पॉइंट्स है। करंटली मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस सर्किट के अंदर 8 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है, एंड गिवन दैट द करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम विद अ रेट ऑफ 2 एम्पियर्स पर सेकेंड। डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव साइन, तो करंट डिक्रीज कर रहा है, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए अपने को निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार। तो वी बी माइनस वी ए अपन को निकालना है। तो एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, दैट इज़ माइनस 8 इंटू 2। बैटरी है तो प्लस 6 वोल्ट्स हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर वापस से एक रेजिस्टर आ चुका है, तो माइनस 4 टाइम्स 8। अब बात करते हैं इंडक्टर की, तो इस डायरेक्शन में जाने वाला जो करंट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है।
तो दिस इंडक्टर विल ट्राई टू इंक्रीज दैट करंट बाय क्रिएटिंग एन EMF ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, जिसका EMF कितना होगा -L। तो L कितना दे रखा है अपने को 3 हेनरी इंटू di/dt कितना है -2 है, राइट। तो यहाँ -2 रख दीजिए आप। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA। कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो 3 2 हो चुका है +6 + 6 + 12 एंड -16 इज़ -4 एंड -32, सो इट इज़ -36 वोल्ट्स। बात करते हैं इंडक्टर्स की। तो 2 तरह के इंडक्टर्स होते हैं, एक तो आइडियल इंडक्टर होता है और एक नॉन आइडियल इंडक्टर होता है। दिखने में दोनों ही सेम होता है, लेकिन जो नॉन आइडियल इंडक्टर होता है उसके अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। दिखने में दोनों सेम होंगे, लेकिन नॉन आइडियल इंडक्टर के अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस होगा। तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, एन इंडक्टर कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर इन सीरीज। सो दिस सेटअप इज इक्विवेलेंट टू दिस सेटअप। फाइन, ये अपन ने देखा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो एक आइडियल सोलेनॉइड अपन ने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा था, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, वी हैव phi इज इक्वल टू Li, या फिर EMF कितना इंड्यूस होता है -L di/dt। सो लेट्स ट्राई इक्वेटिंग -L di/dt विथ, सो -L di/dt, और फ्लक्स कितना होता है phi, सो -d phi/dt और n टाइम्स। तो ये तो है फ्रॉम फैराडेज लॉ, ये भी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फैराडेज लॉ, लेकिन ये तो अपन ने क्या निकाला था, दिस इज द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। तो -L di/dt इज इक्वल टू -N d phi/dt। अब यहाँ से आप dt से dt को कैंसिल कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो, और नेगेटिव साइन को भी कैंसिल कर देंगे। तो Li बराबर n phi। तो क्या कह रहा हूँ मैं, Li इज इक्वल टू n phi, ओके। और जो L होता है ना, L, दिस इज इक्वल टू n phi डिवाइडेड बाय I। दिस इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एनी बॉडी यू कैन सी। तो किसी भी तरह का अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन का सेल्फ इंडक्टेंस इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लक्स लिंकेज। इसको फ्लक्स लिंकेज बोला जाता है। तो अपन बात कर रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। तो L इज इक्वल टू n phi अपॉन I। तो देखो, अगर इसकी टोटल लेंथ L है अपने सोलेनॉइड की, है ना, टोटल लेंथ अगर इसकी L है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ईटा है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। बात करते हैं फ्लक्स की। तो एक कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो एक सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 ईटा I। अगर इस सोलेनॉइड में करंट कितना है, I है, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ वन कॉइल विच इज़ पाई r स्क्वायर। तो इसका रेडियस आपको ले लेना है स्मॉल r, एंड दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्मॉल I। तो इस स्मॉल I से स्मॉल I कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा एक सोलेनॉइड का, दैट इज़ गोइंग टू बी करंट इंडिपेंडेंट। कितना आएगा ये, μ0 ईटा स्क्वायर फॉलोड बाय पाई r स्क्वायर इंटू L। तो पाई r स्क्वायर L क्या है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का वॉल्यूम है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यू नीड टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना आएगा वो, इट इज़ μ0 n स्क्वायर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी के लिए पहले पावर निकालनी पड़ेगी, पावर इनपुट फॉर द आइडियल इंडक्टर। तो यहाँ पे मैं एक आइडियल इंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ एन आइडियल इंडक्टर। पावर इनपुट कितना होगा, करंट थ्रू द इंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ व्हाट, L di/dt, है ना। और अभी के लिए मैं इसका मॉड ले रहा हूँ क्योंकि अपने को पावर इनपुट निकालना है जो कि वॉट्स में आना चाहिए। Li di/dt आ गया ये, है ना, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट, du/dt, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज़ du/dt। dt से dt आप कैंसिल करेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ Li स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर। ओके, सो दिस पार्ट इज़ वेयर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो इंडक्टर में स्टोर होती है, कहाँ होती है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो दिस इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल्फ एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द, ओके, व्हाट इज सेल्फ एनर्जी, इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे आपको कितना चार्ज डिपॉजिट करना है, जितना भी चार्ज डिपॉजिट करना है उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेल्फ एनर्जी ऑफ दैट कॉन्फिगरेशन या दैट बॉडी।
तो अपन को बोला जा रहा है कि स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर. सो वी हैव अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और मैं कह रहा हूँ आपको कि इस पे मुझे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट करना है, और इस स्फेरिकल शेल को आप बोल सकते हैं कंडक्टिंग, प्योरली कंडक्टिंग है ये. तो प्लस क्यू चार्ज मैं यहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. तो ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज दिस सेल्फ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. इस स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर की जाती है. अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है अपने पास, तो इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो फ्रॉम गॉस लॉ अपन कह सकते हैं, और बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/R². तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, ½ε0E². ओके, इतनी एनर्जी आनी चाहिए किसमें, यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर होती है. तो अपन क्या किया, अपन किसी भी स्मॉल आर पे गए और फिर dr थिकनेस की अपन ने एक शेल ली. स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा, 4πr² dr, और इस पूरी एनर्जी को अपने को इंटीग्रेट करना है कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक. मतलब ये जो है दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन वन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर के अंदर के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो फ्रॉम गॉस लॉ. और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट स्मॉल आर, इट इज़ गोइंग टू बी KQ/r². और इसको आपको यहाँ रखना है. तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी आती है, Q²/8πε0 कैपिटल आर. तो कैपिटल आर जो है दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. तो ये तो था सेल्फ एनर्जी. ओके, तो बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, ½ε0E². तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर हो रही है. तो अगर अपन एक बात करें आइडियल सोलेनॉइड की, ठीक है, तो आइडियल सोलेनॉइड की अगर अपन बात करें तो ½ Li², तो μ0n² जो था दैट वाज द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड एंड करंट का स्क्वायर, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय πr²L. तो ये क्या आ चुका है, दिस इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल करोगे और ऊपर नीचे μ0 से डिवाइड करोगे तो दिस शुड बिकम B² μ0. अब ये रिजल्ट तो वैलिड है केवल और केवल एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए. बाकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ये चीज़ निकाल सकते हो बाय यूजिंग द सेम फार्मूला, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. मैग्नेटिक एनर्जी किधर स्टोर होगी, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. जैसे यहाँ पे क्या था, सेल्फ एनर्जी वाज स्टोर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल. अब एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. तो ये सर्किट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक नॉन आइडियल इंडक्टर है जो दिखने में तो आइडियल इंडक्टर की तरह ही है. इसका इंडक्टेंस कितना है, 10 हेनरी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम. सो दिस इज़ द इनबिल्ट रेजिस्टेंस. ऑल राइट, और इस मोमेंट पे करंट की वैल्यू कितनी है इस सर्किट में, 10 एम्पियर्स है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड पॉजिटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं कि द करंट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी नीड टू फाइंड VA माइनस VB. VA माइनस VB अपन निकालेंगे तो देखो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, तो एन EMF ऑफ रिवर्स पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे, ठीक है, सो दैट इट अपोजेज द इनिशियल करंट और द ओरिजिनल करंट. तो VA माइनस VB निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा V की वैल्यू अपने को निकालनी है फ्रॉम B to A. VB माइनस VA कितना हो जाएगा, माइनस का करंट कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, एंड L कितना है 10, और di/dt कितना है 1. सो दिस इज -110 वोल्ट्स. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB. तो पार्ट ए हो चुका है सॉल्व, VB माइनस VA आ गया अपने पास. तो बात करते हैं पार्ट बी की, पावर इनपुट फॉर द इंडक्टर. तो कैसे निकालेंगे पावर इनपुट, अपन ने बोला नेट पावर कितना होगा, तो I²R इतना तो रेजिस्टर के लिए, और L di/dt मल्टीप्लाइड बाय द करंट एट दिस इंस्टेंट. तो ये आंसर हो जाएगा, कितना आएगा ये, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज 10 वोल्ट्स, करंट इज 10, सो दिस बिकम्स 1100 वॉट्स. तो 1100 वॉट्स ये चीज़ आ चुकी है. और पार्ट थर्ड पूछा जाए तो पार्ट थर्ड क्या, रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इंडक्टर. तो इसका आंसर होगा केवल और केवल 100 जूल्स पर सेकेंड. ओके, तो ये जो है ना L di/dt इंटू I, इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 जूल्स पर सेकेंड. सो दैट इज़ द रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इंडक्टर. टोटल अपन ने 1100 जूल एनर्जी एक सेकेंड में एंड से AB के अक्रॉस दी है, जिसमें से 1000 जूल एनर्जी जो है दैट इज़
डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इनसाइड द इनबिल्ट रेजिस्टर, और बची हुई जो 100 जूल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी जस्ट बोला, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पार्ट बी पूछा जाएगा या पार्ट सी पूछा जाएगा एग्जाम में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में एकदम सेम जैसे हैं। पावर इनपुट का मतलब भी तो वही हो चुका है, रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड, बट यहाँ पे इनबिल्ट रेजिस्टर भी है जिसके अंदर हीट डिसिपेट हो रही है। और पार्ट 3 में क्या पूछा है, पार्ट 3 में पूछा है यू नीड टू ओनली फाइंड द रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। तो 1100 जूल एनर्जी अपन एंड से बी के अक्रॉस दे रहे हैं, जिसमें से 1000 जूल एनर्जी जो है दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इनसाइड द इनबिल्ट रेजिस्टर, और बची हुई 100 जूल एनर्जी जो है वो इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी। और ये सब काम मैं 1 सेकंड के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ द पावर इनपुट। पावर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दी जा रही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही तो हो गया वर्क की ऐसा यूनिट हो चुकी है जूल। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कुछ और इंडक्टर्स की, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी बात अपन करने वाले हैं जल्दी। तो बात करते हैं यार सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। तो टोरॉइड का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इनर रेडियस स्मॉल r1 है और आउटर रेडियस कितना है, स्मॉल r2 है। ओके, एंड बीच में जो मैंने दिखा रहा है कि आपको दिस इज़ द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, और इस टोरॉइड की हाइट कितनी है, स्मॉल h। तो ये जो टोरॉइड है इस पर बहुत सारी कॉइल्स जो है रैप्ड होती है, और सारी कॉइल्स में आई करंट होता है, ठीक है। और कैपिटल N जो है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। ओके, तो टोरॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो यार, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका, या स्क्वायर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ h एंड r1 r2। तो ये कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और ये जो हाइट है दिस इज स्मॉल h। ओके, सो आवर गोल इज टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस टोरॉइड। तो इट इज़ वेरी सिंपल, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स लिंकेज L इज इक्वल टू N phi अपॉन I। तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट, वेरी सिंपल। करंट तो यार सब में आई है, जितनी भी कॉइल्स है सब में आई करंट है, और जितनी भी कॉइल्स है सब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अपने को न्यूमिनेटर में लिखना है। तो देयर आर टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल्स, अनलाइक सोलेनॉइड जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू क्या होती थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता था, म्यू नॉट n स्क्वायर, विच वॉज द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल। तो एक कॉइल से फ्लक्स निकालना है अपने को, तो अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कट किया। अपन ने बोला यार अपन किसी भी, मतलब यहाँ से किसी भी अपन स्मॉल x डिस्टेंस पे जाते हैं, और स्मॉल x पे जाने के बाद में अपन ने एक dx थिकनेस की स्ट्रिप ली जिसका एरिया कितना हो चुका है, h dx। तो ये तो हो चुका है इस स्ट्रिप का एरिया, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अपने को लगाना पड़ेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो लेट अस कंसिडर एन एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज़ बिलोंगिंग टू r1 टू r2 क्लोज इंटरवल। तो एम्पीरियल लूप जो अपन ने लिया है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्रोसीड करेंगे तो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लेते अपन B है, ठीक है, B मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2 पाई स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज। तो एनक्लोज करंट कितना होगा यार यहाँ पे, तो कैपिटल N जो है दैट कैपिटल N आर द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, और हर एक कॉइल में आई करंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एनक्लोज्ड करंट विद इन द लूप। तो जिस लूप के अलॉन्ग अपन लाइन इंटीरियर लगा रहे हैं उस लूप के अंदर नेट एनक्लोज करंट अपने को लिखना है। तो नेट एनक्लोज करंट उसमें कितना आ जाएगा, N टाइम्स कैपिटल I, वेयर कैपिटल I इज द करंट इन वन कॉइल। हर एक कॉइल में आई करंट है, ऐसा भी कह सकते हो आप, बात एक ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस अपन इवैल्यूएट कर चुके हैं, सो दैट इज म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है तो फ्लक्स भी आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अपन एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। और इस स्ट्रिप का एरिया लिखना है अपने को, तो दैट इज़ dr टाइम्स स्मॉल h। इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन कहाँ से कहाँ तक, r1 से लेके r2 तक। तो अपने पास आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। तो देखो यार, म्यू नॉट n स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2 पाई 1 बाय r dr का इंटीग्रेशन हो चुका है ln r। लिमिट्स लगाएंगे r1 से लेके r2 तक, तो बच जाएगा ln ऑफ r2 बाय r1। सो ln ऑफ r2 डिवाइडेड बाय r1 इज द सेल्फ, सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट कवर करना था अपने को इसलिए यहाँ पे ले लिया मैंने एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है यार, देखो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है। इस कॉइल में एक एक्सटर्नल EMF लगा हुआ है, और यहाँ पे एक स्विच है जो अभी ओपन है, तो दिस इज़ एन ओपन सर्किट। और इसके पास में मैंने सेम ज्योमेट्रिकल साइज़ का एक और कॉइल रख दिया है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वी आर क्लोजिंग द स्विच। तो स्विच क्लोज करती है, अपना जो सर्किट है वो एक्सटर्नल EMF से कनेक्ट हो जाएगा,
और एक्सटर्नल ईएमएफ से कनेक्ट होते ही अपनी बैटरी में से आई करंट निकलना स्टार्ट होगा। और करंट कहाँ से निकलता है? एकदम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आई करंट इस बैटरी से निकल रहा है, फाइन। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसा अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस पे पढ़ा था। लेकिन ये जो पास वाली कॉइल है ना, इसमें ना तो कोई करंट है ना कोई ईएमएफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो अब होगा क्या, व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही यही है। बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है सिर्फ कि इस वाली कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएगी, तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस वाली कॉइल के थ्रू फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पास वाले लूप को भी क्रॉस करेगी, ठीक है। और क्योंकि ये पास वाले लूप को क्रॉस करेगी तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ नॉन करंट कैरिंग कॉइल देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी तक जितनी भी जगह ईएमएफ इंड्यूस हुआ वहाँ पे हर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन इस वाली कॉइल में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली फ्लक्स आया और फ्लक्स आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, फिर करंट आ सकता है, वो सब बात अलग है। बट इनिशियली अगर अपन बात करें तो इनिशियली दिस वाज अ नॉन करंट कैरिंग कॉइल, बट फिर भी इसमें टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। और कितना होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो इस कॉइल को मैं बोल रहा हूँ दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2, ओके। तो φ2 स्टैंड्स फॉर द फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 पासिंग थ्रू कॉइल 2। कॉइल 1 का कितना फ्लक्स कॉइल 2 में से पास कर रहा है, दैट इज φ2, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कॉइल 1। कॉइल 1 में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल से पास करेगा। तो इस स्टेटमेंट पे बेस्ड ये फॉर्मूला यहाँ पे निकाला गया है। अब वापस से आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो φ2 विल बी इक्वेटेड विद mi1 एंड m इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो दिस इज m, नथिंग एल्स। सो m की वैल्यू कैसे निकालनी है अपने को? किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी चार्ज या करंट कैरिंग कॉन्फिगरेशन के लिए अगर अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो दैट इज गोइंग टू बी φ2 डिवाइडेड बाय i1। ये आ चुका है, फाइन। अब बात करते हैं अपन, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये यहाँ पे एक और अपन ने रेक्टेंगुलर लूप रख रखा है। इस रेक्टेंगुलर लूप में ना तो कोई करंट है ना कोई एक्सटर्नल ईएमएफ, कुछ भी नहीं है इसमें, बट स्टिल ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे होगा? इस वाली थिन इनफाइनाइट वायर की वजह से इस लूप में से फ्लक्स पास होगा, और फ्लक्स अगर किसी भी लूप से चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अपन कह सकते हैं यार अगर अपने को m निकालना है तो m की वैल्यू कितनी होती है? φ2। सो m विल बी φ2 डिवाइडेड बाय i1। तो इसको बोल दो आप कॉइल 2, इसको बोल दो आप कॉइल 1। कॉइल नहीं है लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो φ2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, कितना फ्लक्स पास करेगा? तो x पे जाओ आप, तो μ0 I डिवाइडेड बाई 2πx, और एरिया लिखना है तो लिख दो आप c dx, और इसको करना है अपने को इंटीग्रेट फ्रॉम a टू a प्लस बी। तो इसको a से लेके a प्लस बी तक इंटीग्रेट करेंगे, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय i। करंट से करंट कैंसिल हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? μ0 c डिवाइडेड बाय 2π ln ऑफ a प्लस बी बाय a। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बात करें अगले वाले की, तो इसमें भी ऐसा ही एक करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है अपने पास। मैग्नेटिज्म में अपन ने पढ़ा था कि इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे कितना होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0। a की कॉइल है तो n की वैल्यू हो चुकी है 1। I इसमें ले लो करंट यार आप, I फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो μ0 n I r स्क्वायर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बिग कॉइल, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इसकी एक्सेस के अलॉन्ग अपन x डिस्टेंस गए, लिखा भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटी कॉइल रख रखी है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r है, और गिवन है कि स्मॉल r जो है दैट इज लेस देन कैपिटल R। ऐसा होने से क्या होगा कि अपन इस कॉइल की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकते हैं, एक्सिस से हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे, उसको सेम अज्यूम कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर, एंगल दोनों के बीच में हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसका अपन cos 45 करेंगे, तो दोनों कॉइल से पैरेलल हो चुकी है, तो इसका इफेक्टिव एरिया जो इस डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा, इस तरह से निकलेगा फ्लक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी πr स्क्वायर का cos 45 विच इज़ πr स्क्वायर बाय √2। ये तो हो चुका है फ्लक्स। इसको डिवाइड कर दीजिए करंट से, तो वापस आ चुका है अपने पास में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दीज 2 लूप्स। ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व, ठीक है।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बट व्हेन इट इज़ क्लब्ड विथ इंडक्टर्स इट बिकम्स टफ. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो अपन पढ़ने वाले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स. ओके, and this time we are including or incorporating mutual inductance. So this is the first example of the series where we will be incorporating the mutual inductance, and we are not going to neglect the mutual inductance this time. So we need to find the equivalent inductance of the following system. तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा इंडक्टर बना दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके पास में मैंने एक और इंडक्टर बना दिया है. ठीक है, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी. और एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ. These two inductors are cumulative coupled inductors in series. तो cumulative coupled inductors का मतलब क्या होता है कि both the windings are in same sense. तो इंडक्टर की वाइंडिंग्स होती है, और इंडक्टर की वाइंडिंग्स अगर सेम सेंस में होती है तो दोनों इंडक्टर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उनका डायरेक्शन सेम होगा. जैसे मैं आपको बता दूं, तो अभी मैं आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखा रहा हूँ. तो इंडक्टर के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले अपन कर चुके हैं. अपन ने पढ़ा था फाइंड द पावर इनपुट फॉर द नॉन आइडियल इंडक्टर. तो इसके अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस भी था, और क्या बताया था अपन ने, 1100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में जा रही है, जिसमें से केवल और केवल 100 जूल एनर्जी जो है वो इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से ही है. तो अगर दोनों इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से एग्जिस्ट करती है, तो दैट मीन्स दीज टू इंडक्टर्स विल बी कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कपल्ड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये सीरीज कनेक्शन है. ओके, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. तो कैसे निकालेंगे अपन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इसका. तो ये वाला इंडक्टर जो है ये है L1, और ये वाला इंडक्टर है L2. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज कैपिटल आई, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट दिस करंट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ di/dt विच इज पॉजिटिव. इंक्रीजिंग बोल दिया मैंने, तो di/dt पॉजिटिव है. तो सेल्फ इंडक्टेंस में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर आई करंट बढ़ेगा तो एन EMF ऑफ रिवर्स पोलैरिटी विल बी इंड्यूस टू अपोज द चेंज इन दिस सर्किट. और ये फंक्शनैलिटी है किसकी, इंडक्टर की. तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके से. तो दिस इज़ द इंड्यूस्ड EMF. कितना होगा ये, -L1 di/dt. di/dt क्या है, पॉजिटिव है. सिमिलरली अपन कह सकते हैं कि यार यही करंट यहाँ पे, तो सीरीज़ में हर जगह करंट सेम होता है, तो यहाँ पे भी सेम करंट है, सेम di/dt है. तो अपन कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इसी सेंस में आना चाहिए. ये पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव. कितना हो चुका है, -L2 di/dt. ठीक है, दिस इज़ द EMF इंड्यूस. अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जिसको अपन नेग्लेक्ट नहीं करने वाले. अगर क्वेश्चन में लिख के दिया जाए नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम विल बी L1 + L2. लेकिन अपन बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब दूसरी कॉइल को क्रॉस करेगी तो दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अब देखो यहाँ पे करंट आ रहा है, तो करंट आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी. बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन बना के दिखा रहा हूँ. तो ये ब्लैक वाली जो है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन L2 इंडक्टर को भी क्रॉस करेगी. और जब ऐसा होगा तो L2 इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ने की कोशिश करेगा. और क्योंकि ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर की क्या फंक्शनैलिटी होती है, टू अपोज द चेंज इन इट्स ओन सर्किट. तो वापस आगे की तरफ करंट बढ़ रहा है, तो एक EMF इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF शुड बी, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, ओके लिख देते हैं. तो देखो φ2 इज इक्वल टू mi1. अब आप चाहो तो इस फाई को यहाँ लिख सकते हो. तो इंड्यूस्ड EMF जो होगा दैट इज़ नथिंग बट m di/dt विथ नेगेटिव साइन. तो इतना EMF जो है वो इंड्यूस होता है. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल को क्रॉस करता है तो दिस इज़ +m, दिस इज़ -m, है ना. और ये जो EMF है ये कितना होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी -m टाइम्स di/dt. अब देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में और बना रहा हूँ, तो ये एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. नहीं, अब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये उस वाले इंडक्टर को भी क्रॉस करेगी इस तरीके से. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. तो उस वाले इंडक्टर में आगे की तरफ जाने वाला करंट बढ़ चुका है इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से. तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक रिवर्स पोलैरिटी का EMF इंड्यूस होना चाहिए. दिस इज़ +m, दिस इज़ -m. मैग्नीट्यूड विल बी -m di/dt. काम की चीज़ क्या है, इसका इंडक्टेंस कितना है L1, इसका इंडक्टेंस कितना है L2. लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है वो किसी भी दो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या
करंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए सेम होता है। तो इसके लिए भी कैपिटल एम ही है, उसके लिए भी कैपिटल एम ही है। M1 M2 नहीं लिखना है, ठीक है, एम सेम है दोनों के लिए। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपन लिखें डेल्टा वी ए बी, तो ऑब्वियसली अगर अपन देखें तो वी बी माइनस वी ए जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, सारी जितने भी EMFs इंड्यूस हो रहे हैं सब में पॉजिटिव पोलैरिटी उस तरफ ही आ रही है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी बाय हाउ मच अमाउंट, अपन जो लिखने वाले हैं वो। तो देखो सबको ऐड करो और सब में से माइनस डी आई बाई डी टी को कॉमन ले लो। तो माइनस डी आई बाई डी टी को कॉमन लिया अपन ने, तो क्या बचेगा L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो L1 प्लस L2 प्लस 2m इज़ नथिंग बट दिस इज़ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो एडवांस प्रॉब्लम्स जब आगे आएगी तो उसमें अपन इस चीज़ को काम में लेंगे डायरेक्टली। तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा और एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद रहेगी। एक्चुअली हम किसी चीज़ को याद नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हमने अच्छे से समझा होता है तो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाती है। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग यू अच्छे से, ठीक है। तो क्या देखा अपन ने यार, यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस वाले इंडक्टर को क्रॉस करेगी, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस इंडक्टर को क्रॉस कर रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट बढ़ रहा है। और अगर इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट बढ़ रहा है तो क्योंकि ये इंडक्टर है, दिस विल ट्राई टू अपोज द चेंज बाय इंड्यूसिंग एन EMF ऑफ रिवर्स पोलैरिटी। कितना करेगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी। सबसे पहले कौन से EMF इंड्यूस हुए थे, माइनस L1 डी आई बाई डी टी एंड माइनस L2 डी आई बाई डी टी। फिर क्या हुआ, फिर इसका फ्लक्स, इस वाली कॉइल का फ्लक्स इसमें से पास होगा तो ये वाला EMF इंड्यूस होगा, इस वाली कॉइल का फ्लक्स उसमें से भी पास होगा तो ये वाला इंड्यूस EMF होगा। काम की चीज़ क्या है कि दोनों की वाइंडिंग सेम है, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आगे की तरफ ही है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं सिस्टम को, सो दीज टू आर द क्यूमुलेटिव कपल्ड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ में तभी सबके क्रॉस करंट सेम है। अब सेम काम आप चाहे तो पैरेलल के लिए कर सकते हैं, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स अपोजिट करके देख सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर का और फील आए। तो थ्योरी जो है अपनी EMI एंड मैग्नेटिज्म की अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। क्या क्या बच रहा है बता देता हूँ मैं आपको। ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा बाकी है, और LR सर्किट्स बाकी है, RC सर्किट्स बाकी है जो कि ग्रोथ सर्किट्स होते हैं, और DC सर्किट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको मैं क्लब कर दूंगा RC LR के साथ में, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके पढ़ा दूंगा। मेन जो काम था अपना थ्योरेटिकल पोर्शन, और जो लेंदी थ्योरेटिकल पोर्शन जो याद रखने वाला है, तो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ा है ये सब आपको याद रखना है, फाइन। तो मिलते हैं अपन ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टार्टिंग में, है ना। और यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स बाकी हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और EMI के कुछ 3 स्टार प्रॉब्लम्स में अपन देख लेंगे उन सब इलस्ट्रेशंस को। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बता चुका हूँ। ये जो चीज़ है अगर आपको समझ में आई है तो आपका होमवर्क क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है, दोनों इंडक्टर्स को पैरेलल में लगाना है और फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, इनकॉर्पोरेटिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, आप इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और वाइंडिंग्स ऑपोजिट कर देंगे, मतलब इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, तब क्या होगा, ये काम आप कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इमीडिएटली मुझसे पूछना है, पूरी क्वेश्चन की फील लेनी है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अगर अपने को फील है क्वेश्चन की, इंट्यूटिव तरीके से करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज वी मे एनकाउंटर प्रॉब्लम्स। सो टिल देन, तो मिलते हैं अपन कौन से लेक्चर में, ऑल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट करेंगे अब। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मॉड्यूल नंबर 16 में, वेयर वी विल बी स्टार्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कॉम्प्लेक्स फेजर्स, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्ते।